इस दुनिया में जो भी बंदा टॉप पे पहुंचा है, अल्ट्रा सक्सेसफुल हुआ है, उसके हाथ गंदे हैं। और आज की इस वीडियो से मैं आपको प्रूव करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ बनाया। अक्सर काफी सारे लोगों को लगता है कि सक्सेस पाने के लिए देयर इज अ प्राइस यू नीड टू पे, लेकिन इस शख्स ने दूसरों से पे करवाया अपने सक्सेस का प्राइस। काफी गरीबों के कंधों पे पैर तो रखा, लेकिन साथ में काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल इंसान भी बना। आप में से अक्सर काफी सारे लोगों को लगता होगा कि यार बिजनेसमैन जो सबसे ऊपर पहुंचते हैं, सक्सेसफुल अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हैं, उनके हाथ एकदम क्लीन होते हैं। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो आपके हिसाब से एकदम पूरी तरीके से क्लीन होगा। मैं आप लोगों को ये टास्क देता हूं, कमेंट्स में 3 ऐसे बिजनेसमैन के नाम आप बता दो जो आपको लगता है कि इनका कोई डार्क साइड हो ही नहीं सकता। और जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे ना, मैं जल्द से जल्द उन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के भी डार्क साइड आपके पास लेके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो भी व्यक्ति ऊपर टॉप पे पहुंचा है, कहीं ना कहीं पीछे स्केलेटन्स छोड़ के गया है। आज मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूं, वो दुनिया का रिचेस्ट इंसान रह चुका है। स्कॉटिश बंदा, 1835 में बॉर्न हुआ था। और आप लोगों को बता दूं कि इस व्यक्ति ने इतना धन कमाया जिसको इन्फ्लेशन के हिसाब से आज एडजस्ट किया जाए तो आज का कोई भी रिचेस्ट इंसान इसके आमने सामने नहीं टिक सकता। ये वो व्यक्ति है जो प्राइवेट में तो कहता था अपने वर्कर्स को कि बॉस, आप लोगों की सैलरी एकदम सही रहेगी, आपकी सैलरी कभी काटी नहीं जाएगी, जैसी मेहनत करोगे उतने ऊपर जाओगे। लेकिन वहीं पर पीठ पीछे खंजर घोंपते थे और साथ में सबको कहते थे कि कुछ भी करो, वेजेस कम रखो और काम ज्यादा से ज्यादा कराओ। ये वो शख्स है जिसने यूएस के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ पंगे लिए थे, विच इंक्लूड्स रॉकफेलर्स। रॉकफेलर्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो 15,000 लाइक्स इस वीडियो पे हम टारगेट कर रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जिसको फाइनली जेपी मॉर्गन ने बेल आउट करा था। बेल आउट तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से खरीद लिया था। और इस व्यक्ति का नाम है एंड्रयू कार्नेगी। आज हम पूरी तरीके से समझेंगे एंड्रयू कार्नेगी का किस्सा। हम समझेंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति जमीन से बनता है दुनिया का रिचेस्ट इंसान। एंड्रयू कार्नेगी के पिताजी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल से वीवर थे। वीवर मतलब जो ड्रेस सीलते थे, सारी चीजें करते थे, काफी प्रतिभाशाली थे, काफी ज्यादा नाम था। इनका एक भाई भी था एंड्रयू कार्नेगी का, बड़े भैया और मम्मी। ये लोग साथ में रह के, छोटा परिवार सुखी परिवार, एक छोटे से घर में रहते थे। इनके पिताजी का काम काफी अच्छा चल रहा था, इनफैक्ट हाई डिमांड पे रहते थे, तो इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं थी उस लेवल की। लेकिन फिर कमबख्त आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और आप सभी को पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एग्जैक्टली क्या हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही आया तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मशीन्स आने लग गई। जैसे ही बड़ी बड़ी मशीन्स आने लग गई, कहीं ना कहीं जो हैंडीक्राफ्टमैन, जो क्राफ्ट्समैन रहते हैं, उनकी नौकरी कहीं जाने लग गई, बिकॉज बड़े बड़े मशीन इन सबको पूरी तरीके से कैप्चर करने लग गए थे, रिप्लेस करने लग गए थे। घर पे अचानक से गरीबी आने लग गई। छोटे से छत के नीचे अचानक से खाने की भी महामारी आने लग गई। खाने के लिए 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं मिल रही थी इन लोगों को। इस समय पर इनकी माँ ने चार्ज लिया। वैसे आप लोगों को बता दूं कि एंड्रयू कार्नेगी के माता और पिता दोनों एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं। टिपिकल जो हम पुराने कहानियों में सुनते हैं ना, कि माता जी एक अच्छे खासे घर से आ रही हैं, पिताजी एक स्पिरिचुअल घर से आ रहे हैं। इनके पिताजी ऐसे घर से हैं कि भैया छोटी जिंदगी, संतुष्ट रहो, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक छत मिल जाए, उतना काफी है। लेकिन इनके माता जी काफी ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, बिकॉज इनके नाना नानी के साइड वाले कुछ इस तरह से हैं, एस्पिरेशनल रहना चाहिए, एम्बिशियस रहना चाहिए। और इनकी माँ को इस ट्रेजेडी, जो अब इनका घर गुजर रहा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इनके पिताजी का सारा काम धंधा चौपट हो गया था, उन्होंने रियलाइज कर लिया और अपने बेटे को एक चीज कही कि दोस्त, बेटे, अगर तुझे इस जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैसा, रोकड़ा। अगर तुम्हारे जेब में होगा पैसा, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तभी तुमको काम मिलेगा, तभी तुम इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाओगे। बाय द वे, क्या इस फिलॉसफी से आप लोग एग्री करते हैं आज के समय पे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड्रयू कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो हो ही रहा था अपनी माताजी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख रहा था कि मेरे पिताजी जो इतने पॉवर्टी में हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उसके पिताजी दर दर भटकते थे, काम के लिए भीख मांगते थे, और ये एंड्रयू से सहा नहीं जाता था। एंड्रयू ने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी करके अब इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। और इसलिए 12 साल की उम्र में वो और उसकी माँ डिसाइड करते कि अब हमें ये जगह छोड़ के निकलना पड़ेगा
हमारी माया नगरी, उस समय की माया नगरी उर्फ न्यूयॉर्क। जी हाँ, यूएस में ही हर कोई बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, उसके लिए निकलते हैं। और 12 साल की उम्र में एंड्रयू कार्नेगी भी सोचता है कि चलो भैया बोरिया बिस्तर बंद करते हैं और इस तरफ हम निकल पड़ते हैं। देखते देखते 1849 आता है और इस समय पे एंड्रयू अपनी नौकरी शुरू कर देता है एक बेहद यंग एज में। वो शुरू करता है एज अ मैसेंजर फॉर टेलीग्राम ऑफिस, जो टेलीग्राम डिलीवर करना रहता था। मैं याद रखिए वो वाले टेलीग्राम की बात नहीं कर रहा हूं जहां आपको सुबह शाम रॉकेट्स उड़ते हुए दिखते हैं और हर सेकंड में आपको दिखता टारगेट अचीव टारगेट अचीव, वो वाले टेलीग्राम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एंशिएंट टाइम्स पे, हिस्टोरिकल टाइम्स में जो टेलीग्राम ऑफिसेज रहते थे। यहां पर एंड्रयू ने दो बढ़िया काम करने शुरू कर दिए। पहली चीज है, हम उस समय की बात कर रहे हैं तब कोई गूगल मैप जैसी चीज नहीं थी कि भैया टक 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 गूगल मैप लगाया और अपने आप हम रास्ते पे पहुंच गए। ये वो समय है जब आपको रास्ते याद रखने पड़ते थे। एंड्रयू के जो पूरे टेलीग्राम ऑफिस के इर्द गिर्द जहां पर उसको डिलीवरी करने थे वो सारे रास्ते उसने मेमोराइज कर लिए थे, पहली चीज। और दूसरी चीज है, एंड्रयू को पता था कि सबसे ज्यादा टेलीग्राम किसके पास आते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसके पास सबसे ज्यादा टेलीग्राम आते हैं वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन तो होगा। वो इस तरह को लोगों को जब भी रास्ते में मिलता था गुड मॉर्निंग मिस्टर स्मिथ, गुड आफ्टरनून मिस्टर मॉर्गन, इस तरह से करने लग गया, जिसके चक्कर में सारे इंपॉर्टेंट लोग उसको जानने लग गए थे कि हाँ यार एक प्यारा सा बच्चा है, मैसेंजर बॉय है, लेकिन सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता है। यहां पर आप देख सकते हैं स्किल ऑफ नेटवर्किंग किस प्रकार से करते हैं। एंड्रयू अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था और इसी समय पे वो वर्क करता था अंडर थॉमस ए स्कॉट। थॉमस ए स्कॉट इससे काफ़ी ज़्यादा एंड्रयू से रिलेट करते थे क्योंकि वो खुद एक समय पे काफ़ी गरीब थे लेकिन मेहनत करके अपने आप को ऊपर लेके आए थे। और ये यूएस का वो समय है, वो एरा है 1800s, मिड 1800s की बात कर रहे हैं, जब रेल रोड्स जिस पे ट्रेन चलती ना कू चुक 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 चुक, उसका एरा चलता था। तो उस समय पे जो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी हो गई या फिर जो मेन रेल रोड कंपनी थी, थॉमस वहाँ पर प्रमोट हो जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ये वो समय होता है जब थॉमस वहां पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो अपने मेंटी जो कि एंड्रयू कार्नेगी होते हैं, एंड्रयू कार्नेगी को बोलते हैं बेटा तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो मैं तुझे भी प्रमोट करता हूं, अब तू मैसेंजर बॉय नहीं रहेगा, तेरे को एक लेवल ऊपर ले आया, तेरी सैलरी बढ़ गई है। अब सैलरी इस बंदे की, एंड्रयू कार्नेगी की, इतनी अच्छी हो गई कि एक बार वहीं से, मतलब देखिए यूएस में आपने पिक्चर्स में देखा होगा काफ़ी अच्छे झरने रहते हैं आसपास, काफ़ी ज़्यादा मतलब सिटी से कनेक्टेड काफ़ी सारी रिवर बॉडीज रहती हैं। उसी रिवर बॉडी से एक बार एक बोट में, नाव में तैरते हुए एंड्रयू कार्नेगी को अपने पिताजी दिखते हैं। पिताजी के चेहरे पे उनको शिकंज दिखती है कि वो एक दिखता ना यार कि एक चेहरे पे मायूसी रहती कि यार मैं तो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, फेलियर रहा, लेकिन एक प्राउड फीलिंग थी कि मेरे बेटे ने कुछ किया है। दुर्भाग्यवश इस मीटिंग के 7 साल बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन एंड्रयू के दिमाग में हमेशा ये बात हटकती रही कि मेरे पिताजी एज अ फेलियर गए हैं लेकिन मैं एज अ सक्सेस जाऊंगा, जो कि मेरी माँ ने सिखाया। इसी दिन जब अपने पिताजी को मिलने के बाद ये वापस घर पे आते हैं, इनके माता पिता थोड़े अलग रहने लग गए थे। जब माता जी से मिलते हैं तो इनकी माता जी रोने लग जाती हैं, इनकी मॉम रोती रहती हैं। तब ये बहुत सालों बाद इन्होंने कभी अपनी माँ को रोते हुए देखा। ये माँ से पूछते हैं माँ तो क्यों रो रही है, तो वो बोले यार मेरा ना एक छोटा सा सपना है, पता नहीं कब पूरा होगा। उस समय पे टांगे पे बैठ के जो कोचेस रहते थे, मतलब आप एक तरीके से समझो जो रईस लोग बड़े बड़े आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कोचेस में बैठ के भ्रमण करते थे, तो इसकी माता जी की एक सिंपल सी इच्छा थी कि यार मेरी इच्छा है कि मैं इस पे बैठ के ना अपने नाना नानी के घर भी घूमूं, जितना हो सके स्कॉटलैंड घूमूं, यूएस घूमूं। जिस दिन ये पूरा होगा उस दिन अच्छा लगेगा। बेसिकली इनकी माँ एक वैलिडेशन चाहती थी सोसाइटी में, बिकॉज उस समय पे केवल और केवल रईस लोग ही इस पे बैठते थे, जिसपे कार्नेगी जी ने कहा कि बिल्कुल माँ मैं तेरा ये सपना पूरा करूंगा, आप टेंशन मत लो। ये मतलब जैसे एनिमल में पापा 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 वैसे किया था, वैसे ही एंड्रयू कार्नेगी मम्मी 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 वो वाले सीन पे थे। तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि ये करेंगे और उसके बाद पूरी दिलो शिद्दत से मेहनत करने पे लग गए कि मुझे एक मकाम हासिल करना है, अपनी माँ को एक अच्छी फैमिली, एक सारी चीज़ देनी है। एंड्रयू कार्नेगी अपने मेंटर के साथ अच्छे खासे बिजनेस में देख तो रहे थे, रुपए भी कमा रहे थे, लेकिन इनका एक चीज़ ध्यान गई कि इनके जो मेंटर है ये और भी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और यहीं पर अपना पहला लेसन एंड्रयू कार्नेगी को मिला कि बॉस अगर तुमको एक्चुअली में रिच होना है तब तो दिन भर काम करते रहो, आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल वेल्थ तभी बनेगी जब आप सो रहे हो तब भी पैसा आपके लिए काम कर रहा है। दैट इज वेयर इन्वेस्टमेंट विल कम इनटू प्ले। और एंड्रयू कार्नेगी को उस समय पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है रेल रोड कंपनी में कि जो डब्बे बनाती हैं उन कंपनीज में अगर हम पैसा डालें, एक बार पैसा लगाया, डब्बे को ओन किया तो जिंदगी भर पैसा हमको आता रहेगा। एंड दैट वाज प्रिटी करेक्ट।
बिकॉज इनके मेंटर ने पैसा लगाया और एंड्रयू कार्नेगी ने उस समय पे 2017 $217 लगाए, जिसके कारण उनको आने वाले कई सालों तक $5,000 हर साल मिलने लग गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड दैट इज वेयर एंड्रयू कार्नेगी को समझ में आया कि अगर जीवन में बड़ा इंसान बनना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और पैसे हमको लगाने पड़ेंगे। इसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने अपना और एक दिमाग लगाया। उसने देखा उस समय पे जितने भी ट्रेन्स चलती थी वो चलती थी वुडन ट्रैक्स पे, और वुडन ट्रैक्स बहुत बार टूट जाती थी, कहीं ना कहीं ट्रेन गिर जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी, भारी नुकसान हो जाता था। दैट इज वेयर उनको समझ में आया कि दुनिया को आयरन ब्रिजेस की जरूरत है। और जैसे ही वो फुल टाइम आयरन ब्रिजेस में घुसने लग गए, इन्वेस्ट करने लग गए, जो भी आयरन ब्रिजेस वाली कंपनी थी, $2400 उनकी सैलरी थी, लेकिन अचानक से ये केवल 5% थी उनके टोटल इनकम की, बिकॉज बाकी 95% उनको आयरन स्टील वाली कंपनी देने लग गई थी। तो आप समझ रहे हैं कि एंड्रयू कार्नेगी किस प्रकार से अपने अर्ली 20s में अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करने लग गए, जिसके चक्कर में वो पैसा कमाने लग गए और वो एक रिच स्टेटस ऑलरेडी अचीव कर चुके थे अपने सोल डिजायर्स। अभी तक एंड्रयू कार्नेगी की किसी से शादी नहीं हुई है, किसी को डेट नहीं किया हुआ है, पूरी तरीके से काम में लगे। देखिए, गरीबी एक ऐसी चीज होती है ना जिसको जुनून चढ़ जाता है कि उस चीज से निकलना है, तो वो शायद रिश्तों को एक थोड़ा बैक सीट पे दे देते हैं, और ये हमने अक्सर इतिहास में देखा है। एंड सेम एंड्रयू कार्नेगी के साथ हो रहा था। और इसलिए एक दिन फाइनली वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अपने माता जी को लेके आते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो एक जो उस समय का सबसे फेवरेट होटल रहता है, वहां का सूट परमानेंटली रेंट आउट कर देते हैं, जहां पर उनकी माताजी आराम से एक लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर देती है। अब एंड्रयू की उम्र हो जाती है 33, और इस उम्र पे वो एक कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं, और पेन में लिख देते हैं कि बॉस और 2 साल मैं काम करूंगा, उसके बाद रिटायर कर जाऊंगा और फिर मैं फिलंथ्रॉफी करूंगा। अब आप लोग सोचोगे फिलंथ्रॉफी का ख्याल कहां से आया? याद रखिए, एंड्रयू के पिताजी एक स्पिरिचुअल इंसान थे, और स्पिरिचुअल लोग यूजुअली चैरिटी पे बिलीव करते, तो कहीं ना कहीं वो हेरिडिटी जीन्स इनके अंदर भी थे। एंड्रयू ने देखा जब 33 साल की उम्र में उन्होंने ढेर सारा पैसा कमा लिया था कि यार पैसे से कुछ होता नहीं है, सिर्फ पैसा ही जीवन नहीं रहता। वो थोड़ा फिलोसफिकल हो गए थे। हैरानी की बात यह है कि एंड्रयू इसके बाद रिटायर नहीं हो पाए थे आने वाले अगले 32 साल तक। तो इनका ये जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा गलत हो गया, और ये 1872 का समय था। ठीक 4 साल बाद इन्होंने एक पोटेंशियल देखा कि यार ये जितने भी आयरन मिल्स हैं, आयरन स्टील मिल्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और जब ये देख रहे थे तब इनके दिमाग में काफ़ी विजनरी थे। उन्होंने देखा यार आयरन का एरा भी शायद ख़त्म हो जाएगा, स्टील इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर। और उनको अपने इस आइडिया पे इतना भरोसा था कि उन्होंने दे धनादन लोन लिया, बोरोड किया फंड, प्राइवेट लेंडर से लिया कि बॉस अगली चीज तो स्टील कंपनी रहेगी। अभी तक ये अपने मेंटर से दूर हो चुके हैं, बिकॉज सैलरी से ज्यादा ये ऑलरेडी कमाने लग गए हैं, रिस्क खुद लेने लग गए, इन्वेस्टमेंट खुद करने लग गए हैं, और यहीं पर ये सोचते हैं कि मैं स्टील की कंपनी यहां पर सेट करूंगा। पूरे तरीके से लोन लिया है, बड़ा इंसान बन चुका, अपने मेंटर से ज्यादा पैसा कमा चुका है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हादसा उसके मेंटर के साथ होता रहता है। वॉल स्ट्रीट पे सबसे बड़ा क्रैश आया हुआ रहता है। इसके बारे में हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में जाके इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स और स्कैम सीरीज देखिए, आपको पता लगेगा। तो वहां पर जैसे ही इनको पता लगता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है, 1929 के पहले भी बहुत बड़ा क्राइसिस आया है, तो इनके जो मेंटर रहते हैं इन्होंने ना ढेर सारा पैसा लगा के रखा रहता है टेक्सास रेल रोड कंपनी नामक एक कंपनी में। इनके मेंटर को, बिकॉज देखिए क्या बोलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट में एक चीज बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि जो चीज समझ में आती है उसी में निवेश करो। तो जो स्कॉट भाई साहब रहते हैं, जो इनके मेंटर रहते हैं, उनको केवल रेलवे रोड्स के बारे में पता रहता है, इसलिए उन्हें सारे वही शेयर्स खरीदे रहते हैं। और पूरी तरीके से रेलवे कंपनीज ब्लीड कर रही हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, डेट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस बार स्कॉट सोचते हैं कि यार मेरा ही मेंटी था, 20 साल हो गए, इससे आज तक कभी मदद नहीं मांगी है, टेस्ट करते हैं। और वो कार्नेगी को बुलावा देते हैं। कार्नेगी यार मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे इसलिए चाहिए ताकि मैं ये टेक्सास रेल रोड और जो बाकी मेरे रेलवे कंपनीज के शेयर्स है जो मैं होल्ड करता हूं, उनको मैं एवरेज कर सकूं। एवरेज करके जैसे ये ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट बनेगा, मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। आपको क्या लगता है, इतने बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब ऑलमोस्ट 30s तक अगर किसी ने ट्रेन किया है, पहली नौकरी आपको दी है, तो क्या आपको जब वो मदद मांगे इस तरह के मेंटर, तो क्या आपको मदद करनी चाहिए? स्पेसिफिकली जब आप उस पोजीशन में हो तो करनी चाहिए, बिल्कुल। आप जान के हैरान हो जाओगे, एंड्रयू कार्नेगी ने सीधे ना बोल दिया।
बिकॉज एंड्रयू कार्नेगी इतना कैलकुलेटिव हो गए थे, उन्होंने कहा ये तो डूबती नहीं है मैं पैसा क्यों लगाऊं, मैं ऐसी चीज़ पे हाथ नहीं लगाऊंगा, और हाथ पीछे कर दिया। ऊपर से इन्होंने अपनी स्टील कंपनी पे बहुत ज़्यादा बोरोड और कर्ज ले लिया था, इस चक्कर में उन्होंने मना किया। स्कॉट को लगा तगड़ा झटका, नुकसान तो हुआ ही, साथ में बिट्रियल की फीलिंग आई और उनने सोचा कि यार मैंने तो सांप को पाला हुआ है। इस तरह के आपके दोस्त भी होते होंगे, अगर दोस्त हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। मेरे तो काफ़ी ऐसे दोस्त रह चुके हैं जिनको देख के कभी कभार लगा है कि भैया सांप पाल के रखा हुआ है। तो वैसी वाली फीलिंग स्कॉट भाई साहब को हुई थी। फिर 1873 की बात आई। 1873 में कार्नेगी ने फाइनली सोचा कि यार मैं रिग्रेट करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बीच बीच में उनको लगता था कि काश स्कॉट को उस समय पे मदद कर दी होती ही अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने अपने पास्ट को पूरी तरीके से ताला लगा दिया और उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान देना शुरू किया आने वाली इंडस्ट्री में। उन्होंने कहा कि जो मेटल इंडस्ट्री है यही आगे का फ्यूचर बनने वाली है, स्टील इंडस्ट्री आगे का फ्यूचर बनने वाली है, पूरी तरीके से यहीं पे फोकस करना शुरू किया। एंड दैट इज वेयर उनको पहली बार ऑर्डर मिला पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी से 2000 स्टील रेल्स के लिए। वो जो रेल की पटरी होती है ना, उसके लिए इनको ऑर्डर मिलना शुरू किया। पूरी तरीके से एंड्रयू कार्नेगी फोकस हो गए और आने वाले 7-8 साल में इंटेंस स्ट्रैटेजीज और कॉम्पिटिशंस के साथ वो ग्रो करने लग गए। ये उस समय के बाकी स्टील और मेटल कंपनी से आगे रहने लग गए। कैसे? ये अपने वर्कर्स के बीच में ही डिफरेंट टीम्स बना के उनमें कंपटीशन छुड़ा देते थे कि भाई साहब किसका आउटपुट अच्छा होगा। और वीकली जब कोई अपना खुद का टीम रिकॉर्ड तोड़ता था तो उसके बाद वो तारीफ नहीं करते थे, वो बोलते थे कि भाई अब अगले हफ्ते तुमको इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। हैरानी की बात ये थी कि इनिशियल स्टेजेस पे तो अगर मान लो आपकी टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया, अगले हफ्ते आप उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए और वापस अगले हफ्ते नहीं तोड़ पाए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इंटेंस कंपटीशन हो गया। 12 घंटे लोग काम करते थे 7 डेज अ वीक। केवल पूरे साल में 4 जुलाई एक ऐसा डेट था जिस दिन छुट्टी मिलती थी। तो गाइस पहले तो हम सबको ग्रेटफुल रहना चाहिए अगर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज इस तरह का एनवायरनमेंट जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होने से प्रॉब्लम हो रही है, संडे होने से ऑफ प्रॉब्लम हो रही है, तब 12 घंटे 7 दिन लगातार आपको काम करना है और कोई सैटरडे संडे नहीं, केवल और केवल 4 जुलाई को छुट्टी देते थे। कार्नेगी को माना जाता है ये वो व्यक्ति है जिसने पूरी तरीके से लेबर मार्केट को खराब कर दिया था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है जब लेबर पे इतना अत्याचार होगा तो यूनियन कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया था, बिकॉज इनकी ग्रोथ अनइमेजिनेबल स्केल पे होने लग गई थी। ऐसा स्केल स्टील के मार्केट में आज तक किसी ने नहीं देखा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी के साथ साथ कार्नेगी कीस्टोन ब्रिज मिसिसिपी के मालिक बन गए थे। अब जब ये इधर के मालिक बन गए तो इनको अपना पहली बार जब स्टील को टेस्ट करवाना था तो मिसिसिपी नदी के ऊपर इन्होंने एक स्टील का ब्रिज बनाया। इससे पहले आज तक स्टील का कोई ब्रिज नहीं बना, ये दुनिया का पहला स्टील ब्रिज था। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर निकल रहा था। फेलियर क्यों? बिकॉज यहां पर कोई चलने को तैयार नहीं था। इससे पहले जो वहां पे रिकॉर्ड था मिसिसिपी नदी के ऊपर, हर 4 में से 1 ब्रिज टूट जाता था और ये सब तो आयरन के बनते थे जो काफी सालों से टेस्ट होता था। यहां तो पहली बार स्टील का ब्रिज बना है तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? एंड्रयू कार्नेगी बड़े टेंशन में, क्योंकि बहुत सारा लोन लिया है, बहुत सारा उधार लिया है, डेट कर्जा इतना ज्यादा लिया है, अब क्या किया जाए दया। और तभी उनको एक दिमाग में एक आइडिया आता है। उस समय पे माना जाता था कि जो हाथी उर्फ एलिफेंट होता है वो केवल और केवल सेफ जगहों पे ही चलता है, उसको अगर कहीं पर भी रिस्क दिखता है वो वहां पे नहीं चलता है। और उस समय के सारे लोगों का ये मानना था कि अगर हाथी कहीं पर चलता है तो वो रोड ही सेफ है, वो अगर किसी रोड पे जाने से डरता है तो वो रिस्की है। एंड्रयू कार्नेगी बुलाता है रिपोर्टर्स को और कहता है कि बॉस मैं एक भव्य प्रदर्शन करने वाला हूँ। रेंट पे एक हाथी लाते हैं और हाथी उस ब्रिज पे चलता है, साथ में एंड्रयू कार्नेगी और उसके 2-3 एम्प्लॉयज चलते हैं और उसको देखते देखते पीछे पीछे रिपोर्टर्स और सारे लोग चलने लग जाते हैं। बिकॉज इस बार एंड्रयू कार्नेगी ने प्रूव कर दिया कि उसका स्टील इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हाथी के साथ उस पर चल दिया है। और कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुई। इसके बाद इनके स्टील की इतनी तारीफ हुई कि जितना डेवलपमेंट हो रहा था, घर पे बनने के लिए स्टील चाहिए, कंस्ट्रक्शन, रोड, हर जगह पे एंड्रयू कार्नेगी की स्टील यूज होने लग गई है। इसी समय पे एंड्रयू कार्नेगी ने एक और कंसेप्ट लाया जिसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि देखिए, अगर आज मुझे एक मेटल की कंपनी बनानी है तो मैं कुछ एक डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर होऊंगा या फिर कहीं ना कहीं फर्नेंस का काम करूंगा, जो भी है। एंड्रयू कार्नेगी ने डिसाइड किया कि रॉ मटेरियल भी मैं ही बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं ही करूंगा, सेट भी मैं ही करूंगा, गरम भी मैं ही करूंगा, वर्कर्स भी मेरे ही होंगे,
तो राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू एग्जीक्यूशन सारी चीजें मैं देखूंगा। इससे फायदा क्या है, रेवेन्यू पूरा का पूरा अपना अपना है, ग्रोथ अपना है, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और क्विक काम होगा। और ये इनका सौदा बिल्कुल सही रहा। सारा बैंक्स भी अब इनको लोन देना चाहते थे जब से वो हाथी उधर चल दिया था, क्योंकि इन पे ट्रस्ट आ गया था। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीज समझ ली थी कि एज ऑफ स्टील डोमिनेट करेगा। और इसी के साथ साथ एंड्रू कार्नेगी रिच पे रिच होने लग गए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में स्टील सबसे चीपेस्ट रेट में देने लग गए, डेवलपमेंट सबसे चीपेस्ट तरीके से देने लग गए। लेकिन हर कहानी बिना ट्विस्ट के नहीं हो सकती। बाय द वे, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं धीरे धीरे आपको ट्विस्ट की तरफ लेके चलूं। ट्विस्ट ये था कि एंड्रू कार्नेगी अब वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑन दिस प्लैनेट हो गए। उन्होंने अपनी माँ को एक वादा किया था, याद है वादा क्या था? एक कोच में बैठना था। और 1881 में उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। एंड्रू कार्नेगी ने अभी तक शादी नहीं करी है, 45 की उम्र हो गई है, लेकिन अचानक से इनको एक लड़की भाने लग गई। 24 साल की एक ल्यूइस नाम की एक लड़की से इनको प्रेम होने लग गया था। और कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि ल्यूइस उनके साथ चले। ल्यूइस ऐसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, साइलेंट रहती थी, सेंसिटिव थी, लेकिन काफ़ी सीरियस थी। और कहीं ना कहीं एंड्रू कार्नेगी को ये पसंद थी कि भाई नहीं, शादी करूंगा तो इससे करूंगा। 45 के हैं, 24 की ये हैं, जिस तरह बॉलीवुड में शादी होती है उसी हिसाब से एंड्रू ने सोचा। अब एंड्रू ने सोचा कि किस प्रकार से, थोड़ी शर्म आ रही थी कि किस प्रकार से इनसे पूछा जाए, तो इन्होंने बोला कि यार ये जो मैं कोच में मेरी माँ को और 2-4 जन को लेके मैं भ्रमण करने वाला हूँ, इसमें अगर ये भी साथ में आ जाए तो बाद में इसके घर वालों से बात करेंगे। तो इन्होंने अपनी मम्मी को भेजा, मम्मी बहू है यार, थोड़ी जाके बात करके आओ। लेकिन उनकी माँ जब उधर गई तो लड़की की माँ ने बोला कि एक बात बताओ, बिना शादी किए अगर आपकी लड़की होती क्या आप ऐसे भेजते? और उसकी माँ ने तो सीधे बोल दिया, क्योंकि माँ एटीट्यूड वाली है, ना ना भाई मैं तो कभी नहीं भेजती। तो लड़की की मम्मी ने बोला यू हैव द आंसर, शादी वादी होगी उसके बाद ये सब डिसाइड होगी, लेकिन हम अभी इतने कीन है नहीं। तो उसके बाद एंड्रू कार्नेगी और उसकी मम्मी और 2-4 लोग इस तरह से भ्रमण पे गए। वो हर उस जगह पे गए जहाँ पर कि बचपन में उनको नकारा जाता था। एक पार्क रहता था वहाँ पे, जहाँ पर केवल रईस लोगों को जाने मिलता था, भ्रमण करने मिलता था, पीकॉक्स वहाँ पर आते थे। वहाँ पर एंड्रू कार्नेगी को बचपन में कभी जाने नहीं मिला था। वहीं पर वो अपनी माँ को लेके गया, तो माँ एकदम सीना चौड़ा उनका कि भाई बहुत बढ़िया, मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। इसके बाद कार्नेगी ने एक जगह थी होमस्टेड करके, वहां पर अपनी एक फैक्ट्री सेट करी, क्योंकि कार्नेगी को पता है अगर यहां पर मैंने एक फैक्ट्री सेटअप कर दी और उसको अच्छे से चला दिया तो भाई साहब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बन के रहूंगा। वो ऐसा क्यों? बिकॉज होमस्टेड को कहा जाता था वर्कर्स का जगह। वहां पे हजारों से भी ज्यादा वर्कर्स की फैमिली रहती थी जो केवल और केवल लेबर और वेजेस पे काम करना चाहते थे। अब यहाँ पर बिकॉज उनको कंट्रोल जमाना था, तो इसलिए उन्होंने पार्टनरशिप करी एक बंदे से जिसका नाम था हेनरी क्लैरी फ्लिक। मैंने नाम थोड़ा गलत बोला होगा, बट हेनरी फ्लिक आप मान के चल लो। हेनरी फ्लिक एक काफी श्रूड इंसान था, काफी बोलते ना क्रूर इंसान, जो गंदे वाले बिजनेसमैन बोलते ना कि भैया काम हुआ तो ठीक है वरना तू बाहर निकल जा, वेजेस तेरे कटेंगे, इस तरह का इंसान था, काफी स्ट्रिक्ट था। उसकी भी काफी इंटरेस्टिंग किस्सा था। $10,000 का लोन लिया था जब स्टार्ट किया था, और उसके बाद इतना बढ़िया काम करने लग गया कि केवल 10 साल में वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दैट टाउन बन गया था। और उसके साथ साथ कोक का प्रोडक्शन करने लगा था। कोक वो पीने वाला नहीं या फिर फूकने फाकने वाला नहीं। कोक इज बेसिकली पार्शियली बर्न, जो कोल रहता है उसके थ्रू एक बनता है, एक मटेरियल बनता है जो कि स्टील के प्रोडक्शन, आयरन के प्रोडक्शन में जिसकी ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं कार्नेगी को लगा कि भाई इसके साथ हाथ मिला लिया तो लाइफ झिंगा लाला, और वैसा ही हो रहा था। कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी हो रही थी। लेकिन फिर एक कॉम्पिटिशन आता है, एक नया मिल बनता है जो कि डर्क्विन नाम का एक मिल बनता है, और ये इनको 1889 में बहुत बड़ा थ्रेट देता है। ये ना एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ गए थे जिससे कि स्टील बहुत जल्दी बनता है, एडवांस बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। कार्नेगी भाई ने सोचा कि भाई ये तो कंपटीशन बन गया, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस ले जाएगा, क्योंकि सस्ते में अगर बेचने लग गए तो ये तो कंपटीशन खा जाएंगे। एंड्रू कार्नेगी के पास अब तक ये फायदा था कि नेटवर्क अच्छा था, अभी तक सारे सप्लायर्स को यही सप्लाई करते थे जिन जिनको स्टील चाहिए थी, और तीसरी चीज़ है काफ़ी कनिंग थे। इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने इससे पहले कि ये डर्क्विन का जो मिल था ये सबको अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता, इन्होंने हर जगह जाके लेटर्स भेज दिए बड़े बड़े प्रमोटर्स को और बिजनेसमैन को कि अरे भाई ये डर्क्विन में जो ये मिल है ना, इसके जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए बहुत ही सड़े क्वालिटी के हैं, दाम आपसे ले लेंगे लेकिन सब सड़ जाएंगे और आपके ब्रिजेस गिर जाएंगे, आपका घर गिर जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, रेपुटेशन किसकी ज़्यादा है? जो मार्केट में पुराना है, कार्नेगी। तो डर्क्विन की दाल गली नहीं।
और डर्कविन बिकॉज किसी को बेच नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे बंद होने के कागार पे आए और सुनने में आया कि बाद में कार्नेगी ने खुद ही इनको ओवरटेक कर लिया। बट इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कार्नेगी ने सेम मेथड यूज़ किया जो डर्कविन यूज़ कर रहे थे इससे आगे स्टील बनाने के लिए, ताकि उनका कॉस्ट कम हो सके और आगे जा सके। आप देख रहे हो किस प्रकार से दुनिया के सबसे रईस लोग कितने गंदे तरीके के प्रैक्टिसेस करते हैं। जो बंदा अच्छा बना रहा था उसको बंद करवा के सेम प्रैक्टिसेस से अपना स्टील दूसरों को बेचना शुरू कर दिया। इसी कार्य में जो एंड्रयू कार्नेगी के जो पार्टनर बने थे उन्होंने इनकी काफ़ी मदद करी। उन्होंने क्या किया, डर्कविन के पास, मिल्स के पास जितने एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स भी थे छोटे मोटे, वो सारे सप्लायर्स भी ला के कार्नेगी को दे दिया। और कार्नेगी ने बोला भाई तू तो मैवरिक है, तुझसे अच्छा इंसान तो होगा नहीं। लेकिन ये उनकी एक गलती थी जो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ महीने के अंदर ही जिस स्पीड में एंड्रयू कार्नेगी बना रहे थे अपनी सारी चीज़ें, वो बहुत तगड़े तरीके से ग्रो कर रही थी। लेकिन अब इनके और इनके पार्टनर के बीच में दरार पड़ने वाली है। कॉर्पोरेट हिस्ट्री में माना जाता है, लार्ज कॉन्ग्लोमरेट में, ये हमारे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बाय द वे उस पर भी हमने 2 वीडियोस बनाए रिसेंटली, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, उससे भी ज़्यादा फियर्स पार्टनरशिप बैटल रहा है। तो बैटल क्यों शुरू होने लग गया? बिकॉज कहीं ना कहीं एंड्रयू कार्नेगी का ये कहना था कि यार हमको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना चाहिए। वो पब्लिकली ऐसा दिखाते थे कि मैं लेबरर्स के साथ में हूँ, लेकिन इंटरनली वो लेबरर्स का पैसा काटते थे। जितने लेबरर्स को हटा दो, कम लेबरर्स से ज़्यादा काम करो, इस तरह की हरकतें करते थे। लेकिन सामने हमेशा फ्रिक रहता था तो फ्रिक पे बिल कट जाता था, और फ्रिक की ऑलरेडी इमेज भी वैसी थी। तो अब इनके फ्रिक की ना पहले से एक रेपुटेशन थोड़ा सा अलग था। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे पहले भी ये कांड कर चुके थे। इन लोगों के चक्कर में दुनिया का पहला सबसे बड़ा मैन मेड फ्लड भी आया था। अब कैसे, तो इन लोगों ने ना एक हंटिंग क्लब बनाया था। उस समय पे बड़े लोगों का शौक रहता था, फिशिंग करेंगे, हंटिंग क्लब बनाएंगे, इस तरह से। ये केवल रिच और एलीट लोगों के लिए था। अब ये जब क्लब बना रहे थे तो इस चीज के लिए क्या किया कि जो पास का डैम था उसको पूरी तरीके से उन्होंने नीचे 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 कर दिया, मतलब वहां पे झोल झपाटा कर लिया, जिसके कारण सॉइल बहुत जल्दी निकलने लग गया। और एक बार बहुत तेज जब बारिश हुई तो वो डैम फट गया, बिकॉज डैम के साथ छेड़छाड़ी करी, और उसके चक्कर में सबसे बड़ा मैन मेड फ्लड आ गया था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। लेकिन ये सब रईस लोगों का क्लब था, तो रईसों ने एज यूजुअल जैसे आज के समय पे भी करते, ब्यूरोक्रेट्स को पैसा खिला दिया, पॉलिटिशियंस को पैसा खिला दिया, लीगल के लिए काफी पैसा खिला दिया। तो आज तक कभी वो प्रूफ ही नहीं हो पाया कि भाई इन लोगों के कारण आए, ये लोग मस्त चल के आम इंसान की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भी फ्लिक इंक्लूडेड था। लेकिन कहीं ना कहीं एंड्रयू कार्नेगी के साथ अब एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। जानना चाहते हो क्या? बताता हूँ। सो 1884-86 ऐसा समय था जब यूनियंस बनने लग गए और काफी लोग स्ट्राइक करने लग गए। स्ट्राइक किस लिए? कि भाई हमारी नौकरी हम तो कर रहे हैं, लेकिन तुम हमसे काम ज्यादा करा रहे हो, पैसे नहीं बढ़ा रहे हो, हालत हमारी टाइट है, फ्री का बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो, हमसे किसी तरह से ये चीज कराओ। कार्नेगी ने चुपके से अपने पार्टनर को कहा कि बॉस इस पूरे माजरे को तुम संभालो, हम नहीं चाहते ये वाली चीज़ हो, मैं जा रहा हूँ थोड़ा स्कॉटलैंड घूम के आता हूँ। और उस समय पे करीब करीब जो पेंसिल्वेनिया था, पेंसिल्वेनिया में काफ़ी सारे ये जो वर्कर्स थे, प्लस ये होमस्टेड वाले जो वर्कर्स थे, इनने काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने लग गए। इस पे एंड्रयू कार्नेगी के पार्टनर ने एक स्टेप अहेड चल लिया। उसने पिंकरस्टन्स डिटेक्टिव, उस समय पे काफ़ी ज़्यादा चलते थे, जो गन लेके डिटेक्टिव्स घूमते थे, उनको हायर किया और उनको कहा कि मैं सारे वर्कर्स को यहीं पे बंद कर रहा हूँ, साले बहुत तेज चल रहे। 1100 वर्कर्स को अंदर बंद कर दिया और बोला कि भाई ये हड़ताल तो रुक नहीं रही है, गोली चलानी पड़े तो गोली चलाओ, लेकिन इनको रोको। पहली गोली किसने चलाई थी? वर्कर्स ने चलाई या इनने चलाई? बंदूक तो इनने भी इलीगली ले लिए थे, पता नहीं। लेकिन जैसे ही गोली चली, बहुत जोर शोर से 2 दिन तक लड़ाई चलती रही। इधर से गोलियां चल रही, उधर वर्कर्स मर रहे हैं, इधर ये मर रहे हैं, चाकू, तलवार, ईंटें सब लेके आ गए हैं। दोनों तरफ से बहुत खतरनाक फाइट चल रही है। इस समय एंड्रयू कार्नेगी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं आराम से स्कॉटलैंड पे, और उनका पार्टनर यहाँ पे संभाल रहा है। एंड ऑफ द डे पिंकरस्टन्स डिटेक्टिव लोग हार गए थे, जी हाँ, लेबरर्स हार गए थे। लेकिन इतनी ज्यादा मारकाट हो गई थी कि ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक थी वो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। न्यूज़पेपर, अखबारों में निकलने लग गया कि भैया किस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट करते हैं, और बैठे बैठे इमेज खराब हो रही थी। एंड इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने लात मार के बोला कि बॉस तू मेरी कंपनी से निकल,
तेरे से पार्टनरशिप मेरे को नहीं करनी है। इनफैक्ट इतने बुरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी बनाई कि जो फ्रिक के शेयर्स थे वो कौड़ियों के भाव पे जब गिर गए थे उस समय पे उनको कौड़ियों के भाव पे उठा लिया, और उसके बाद पब्लिक में जाके उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया एंड्रयू कार्नेगी ने, वो इंडस्ट्री के सारे वर्कर्स के पास चले गया। अब देखिए रिस्क तो था, क्योंकि जब गुस्सा है वर्कर्स को तो मार पीट भी सकते थे एंड्रयू कार्नेगी को। एंड्रयू कार्नेगी ने सीधे अपना हाथ झाड़ लिया, उसने बोला भाई मैं तो इधर था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, आपको क्या चाहिए। जिस पे सब लोगों ने बोला बोले हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ एंड ऑल। तो एंड्रयू कार्नेगी बोला मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि आप लोगों का काम अच्छा हो, तो जो जो काम अच्छा करेंगे मैं तो उनकी सैलरी बढ़ाऊंगा, और थोड़े हंसी मजाक किए जिसके कारण सारे के सारे लेबरर्स इसके फोकस में आ गए। पीछे जाके उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ये लोग ज़्यादा तेज चलते हैं, ज़्यादा जो चले उसको यहाँ से निकाल दो, जो यहाँ पे नेता बन रहा है ना उसको यहाँ से निकाल दो। तो आप देख रहे हो एंड्रयू कार्नेगी किस तरह से माइंड गेम खेल रहे थे। यहाँ पर रेपुटेशन भी वापस अपने वर्कर्स के साथ रीबिल्ड कर लिया और वहाँ पे निकल भी गए। और उसके बाद जिस तरह का प्रोडक्शन होने लग गया एंड्रयू कार्नेगी की स्टील में, आप बिलीव नहीं करोगे उस समय पे कोई भी स्टील मैग्नेट, इनफैक्ट कंट्री उनके साथ मैच नहीं कर सकती थी। और फिर आए जेपी मॉर्गन इस पूरी किरदार में। जेपी मॉर्गन के ऊपर ठीक कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया, जाके चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको पता लगे कितना फियर्स बिजनेसमैन था। जेपी मॉर्गन की कमर अब उसने कस ली थी बिकॉज उसको स्टील कंपनीज को डोमिनेट करना था। बहुत बड़े फाइनेंसर्स थे। 1929 का जब क्रैश आया था तब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसी शख्स ने बचाया था, और कहीं ना कहीं इनकी नजर पड़ गई थी कि अगर बनेगा तो स्टील कंपनी सबसे बड़ी बनेगी। जेपी मॉर्गन कंपटीशन देने को आ गए। एंड्रयू कार्नेगी को ये पता था कि बॉस भाई ये मेरा रेस है, मैं इस रेस का पुराना खिलाड़ी हूँ, तुम नए नए आए हो, मैं बहुत समय से इस चीज़ को खेल रहा हूँ। स्टील कंपनीज की मोनोपोली मेरे पास है, टेक्नोलॉजी मेरे पास है, प्राइसिंग पावर मेरे पास है। जैसे एशियन पेंट्स को बोलते हैं ना मोट है उनके पास, प्राइसिंग पावर डिक्टेट करते सारी चीज़ें। इन्होंने बोला मेरे पास सारी चीज़ें, बॉस तू कहाँ से डिक्टेट करेगा। और जेपी मॉर्गन को भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि दो ही तरीके, या तो इस गेम को जो हमने चालू किया है लोन ले लेके, या तो हम पूरी तरीके से डूब जाए, या तो एक ही तरीका है पूरी तरीके से एंड्रयू कार्नेगी की स्टील कंपनी खरीद ली जाए बोरोड फंड से। अब ऑब्वियस सी बात है कि एंड्रयू कार्नेगी अब हो गए थे करीब 64-65 के, और उनके मन में कभी कभी चलता था कि यार और 5-10 साल अगर मैंने ये गेम खेला तो मैं और ठीक ठाक पैसा कमाऊंगा, लेकिन अब ना मेरे को थोड़ा सा पॉज लेना है। अब मेरे को ना अपनी बेटी के साथ समय बिताना है, माँ के साथ समय बिताना है, माँ तो अब उनकी रही नहीं थी, मतलब बीवी के साथ समय बिताना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और इसी पे जेपी मॉर्गन एक बहुत बढ़िया माइंड गेम खेलते हैं। जेपी मॉर्गन जब दूर से देखते हैं कि भाई इनके पार्टनर के साथ इनका कोर्ट में बैटल चल रहा है, बिकॉज इनके पार्टनर ने अब इनको चैलेंज कर दिया था कोर्ट में, जो कि उस समय का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हैसल था, बैटल था, जिसमें फाइनली फ्रिक जीता। अकेला इंसान था जिसने जेपी मॉर्गन को कोर्ट में हराया। $31 मिलियन का पे आउट उस समय पे मिला उनको। $31 मिलियन में कितने जीरो होते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये तो हो गया था, लेकिन ये देख रहे थे किस प्रकार से जेपी मॉर्गन सोच रहे थे किस प्रकार से हम एंड्रयू कार्नेगी को संभालें। तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि यार इसको एक ही तरीका है जिससे कि हम इसको समझा सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय पे चार्ल्स श्वाब नाम का एक बंदा था जो कि सेक्रेटरी था एंड्रयू कार्नेगी का, एकदम क्लोज था, उसको बुलाया और उसको बोला एक काम करो तुम बताओ कैसे है। और चार्ल्स श्वाब चाहता था कि हाँ यार कार्नेगी बेच दे ताकि मेरा भी जो स्टेक है मैं भी पैसा कमाऊँ, मैं भी रिटायर कर जाऊँ, वो भी रिटायर कर जाए। तो चार्ल्स श्वाब ने कहा कि भाई जेपी मॉर्गन को कि यार इसकी बीवी को पटाना पड़ेगा। तो चार्ल्स श्वाब ने धीरे से जाके भाभी जी के कान में थोड़ी सी गुफ्तगू कर दी कि भाभी जी देखो जेपी मॉर्गन तो लेना चाहते हैं लेकिन भैया जी मान नहीं रहे, भाभी जी आप थोड़ा सा समझा लो। और वैसे भी भाभी जी 1 भाभी जी 2 तो आजकल चल ही रहे। तो भाभी जी ने बोला ठीक है मैं समझाती हूँ कि वो तो चाहती थी। तो भाभी जी ने बोला कि भैया ठीक है जेपी मॉर्गन लेना चाहता तो बेच क्यों नहीं देते हो, कब तक काम करोगे, घर भी आ जाया करो, घर पे रोटी खानी है, बच्चों के साथ टाइम नहीं निकालते हो, बच्चे बाद में बड़े हो जाएंगे क्या बोलेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं ये बोलता है कि देखो मैं तो ठीक है जेपी मॉर्गन मेरे को ले ले, लेकिन मेरे को जितना पैसा आज के समय पे जो मेरे को बाय आउट होगा मेरे नेटवर्थ के हिसाब से उतना पैसा किसके पास है। तो चार्ल्स श्वाब बोलता है यार आप बताओ, मेरे को जेपी मॉर्गन भाई साहब ने बोला ये रहा एक टिश्यू पेपर, आप अपना नंबर लिख दो हम दे देंगे। और उस पर उन्होंने एक नंबर लिखा। उस नंबर को लेके जेपी मॉर्गन के पास गए। जेपी मॉर्गन ने सोचा, वैसे तो नंबर बहुत बड़ा था, $1 बिलियन आप समझ लो, उन्होंने साइन करके उधर दे दिया। एंड उसके बाद जेपी मॉर्गन ने उनको जाके बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड्रयू कार्नेगी, आप बन गए हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान।
इतने में कार्नेगी ने मन में सोचा, चलो अच्छा फीलिंग तो हो रहा है, मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान तो बन गया हूँ, लेकिन अगर मैं शायद $100 मिलियन और भी मांग लेता तो शायद जेपी मॉर्गन आप मना नहीं करते। उस पर जेपी मॉर्गन ने कहा बिल्कुल नहीं करता, अगर तुमने 100, 150, $200 मिलियन भी और मांग लिए होते तो मैं मना नहीं करता, लेकिन अब फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंजॉय करो। बाद में जेपी मॉर्गन ने सारी स्टील कंपनीज को जोड़ के यूएस स्टील कंपनी बना दी थी, जो आज भी यूएस में अवेलेबल है, सबसे बड़ी स्टील और मेटल मैन्युफैक्चरर। इसी के साथ एंड्रू कार्नेगी जब रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि यार अब जो चीज़ मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलो, लोगों की सेवा करो, अब समय आ गया है कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ की सेवा करूं। तो कहीं ना कहीं एंड्रू कार्नेगी ने डिसाइड किया कि अब मैं यही राह पे चल दूंगा। और इसी के बाद एंड्रू कार्नेगी ने दुनिया में 3000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज सेट करी, कार्नेगी फाउंडेशन बनाया जिससे कि पीस को वो प्रमोट करते थे, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी वो बनाया, कार्नेगी फाउंडेशन बनाया, कार्नेगी यूके ट्रस्ट बनाया, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन, और इस तरह के ढेरों इंस्टीट्यूशंस बनाए। कार्नेगी का मानना था कि मैं केवल पैसा नहीं देना चाहता हूँ किसी भी ट्रस्ट को, बिकॉज वो पैसा मिसयूटिलाइज्ड हो जाता है और सही व्यक्ति तक नहीं पहुँचता है, लेकिन अगर लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और इसलिए उन्होंने 3000 लाइब्रेरीज बनाई। आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय नेपोलियन हिल, जिसमें नेपोलियन हिल क्लेम करते हैं कि वो एंड्रू कार्नेगी के साथ बहुत समय रहे थे, लेकिन पता है उसमें भी एक डार्क साइड है। माना जाता है कि नेपोलियन हिल, आप सुन के हिल जाओगे, खुद अपने समय के एक बहुत बड़े फ्रॉड थे। पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कहानी है, क्या माजरा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक्स का टारगेट अगर आपने पूरा किया, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।